हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा और उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा उसका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन। अब देखो पॉलन ग्रेन क्या होता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट अ मेल गैमेटोफाइट। ये क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब आ जाते हैं जो इसका शेप कैसा होता है। ये स्फेरिकल शेप होता है और उसकी जो मेजरमेंट होती है ये 25 टू 50 माइक्रोमीटर का होता है ये। ठीक है, इसका शेप होता है स्फेरिकल और ये 25 टू 50 माइक्रोमीटर का होता है। अब आ जाता है इसमें दो वॉल होती है, इसमें दो लेयर होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल होती हैं। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन नेम से पता चल रहा है, एक्साइन होगी बाहर की, इंटाइन होगी अंदर की। जो एक्साइन है, अभी पहले हम एक्साइन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इंटाइन में आएंगे। ठीक है, तो जो एक्साइन है वो किसका बना होता है, स्पोरोपॉलिनेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्साइन लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, बाहर की होती है, वो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिनेन, स्पोरोपॉलिनेन की बनी होती है। ठीक है, और ये सबसे ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपॉलिनेन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर सकता है, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाई। और ये क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाई को भी टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड। और ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो स्पोरोपॉलिनेन को डिग्रेड कर सके, क्योंकि बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है और बहुत ये हार्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड द जर्म पोल। और इसमें क्या होता है, जर्म पोल होता है और जिसमें क्या होता है, स्पोरोपॉलिनेन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वेल प्रिजर्व एज फॉसिल। और पॉलन ग्रेन को एज अ फॉसिल भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिनेन। तो जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, एक्साइन की लेयर ज़्यादातर क्या है, स्पोरोपॉलिनेन। स्पोरोपॉलिनेन की होने की वजह से इनको एज अ फॉसिल भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग पैटर्न एंड डिज़ाइन। और हर एक्साइन का क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइन होता है, जिससे अलग अलग शेप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होते हैं। और इसीलिए पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती है, एक एक्साइन हो गई, एक इंटाइन। जो एक्साइन थी वो बाहर की लेयर थी, अब पढ़ेंगे हम इंटाइन के बारे में। इंटाइन जो होती है अंदर की होती है, इनर लेयर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, ये इसकी वॉल थिन होती है, ये इनर लेयर होती है। और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये किसकी बनी होती है, जो इंटाइन होती है वो इनर वॉल होती है और ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब आ जाते हैं द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय। अब जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। ठीक है, किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कौन, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब देखो जैसे ये है आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन होगा मैच्योर होगा, तो इसमें इसकी बॉडी में, जैसे हम लोग मैच्योर होते तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ तो इसकी बॉडी में चेंजेस आए। तो ये कितने पार्ट्स में आ गया, 2 पार्ट्स में टूट गया, मतलब इसके 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो एक है वेजिटेटिव सेल, इसकी 2 सेल हो गई उसके बाद जब ये मैच्योर हुआ। एक हो गई जनरेटिव सेल, 2 हो गई, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। अगर हम इसका ये डायग्राम देखें तो इससे ही हमें पता चलता है। देखो वेजिटेटिव सेल का साइज थोड़ा बड़ा लगा और जनरेटिव सेल का थोड़ा छोटा लगा। तो देखो वही लिखा भी वही है इसमें कि देखो वेजिटेटिव सेल जो होती है बिगर है और जनरेटिव सेल स्मॉल है। ठीक है, अब देखो जो वेजिटेटिव सेल, अब देखो वेजिटेटिव सेल जो ना वेजिटेबल्स किसके काम आते हैं, हमारे खाने के लिए। तो वैसे ही इसमें देखो वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व। ये वेजिटेटिव सेल फूड रिजर्वेशन के काम आती है, फूड रिजर्व करके रखती है। और इसका शेप कैसा होता है, देखो ये शेप इसमें दिख रहा है डायग्राम से भी, इसका शेप होता है इरेगुलर शेप होता है इसका। इसके न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है, वो ऐसी दिख रहा है कि वो छोटी है जनरेटिव सेल। और जो ये क्या करता है, जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल जो होती है ये क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है और जनरेटिव सेल छोटी है, तो ये क्या करता है, जनरेटिव सेल क्या करती है, वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, तैरती है। और इसका शेप, जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप कैसा है वो देखने से ही पता चलता है, स्पिंडल शेप इसका स्ट्रक्चर है। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का शेप स्पिंडल शेप है। अब देखो जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं 68% एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन क्या होता है, शेड एट 2 सेड स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन हो जाते हैं 2 सेड स्टेज पे शेड हो जाते हैं। ठीक है, जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म बचे वो क्या करते हैं, जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव
rise to two male gamete before pollen grain are shed थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो देखो जो 60% एंजियोस्पर्म है वो टू सेल्ड स्टेज पे सेट हो जाते हैं, बट जो 40% एंजियोस्पर्म है उनमें जनरेटिव सेल क्या करती है, डिवाइड होती है माइटोटिकली कि वो दो मेल गैमीट बना सके। ठीक है, तो ये क्या करती है, 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो क्या होता है, जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है क्या करने के लिए, दो मेल गैमीट बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि वो थ्री सेल्ड स्टेज में आए। ठीक है, थ्री सेल्ड स्टेज में सेट करें इससे पहले ये क्या करते हैं, माइटोटिकली जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो pollen grains also causes allergy and bronchial affection। ठीक है, pollen grain एलर्जी भी कॉज करती है। ठीक है, और क्या करती है, ब्रोंकियल अफेक्शन। देखो कुछ लोगों में क्या हो जाता है, इससे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जिससे दो डिजीज होती है, pollen grain की एलर्जी से दो डिजीजेज होती है, जो मेन है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है दोनों, तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाती है pollen grain की एलर्जी से। ठीक है, एक दूसरी एलर्जी कॉज करता है एक ग्रास है जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, वैसे इसका नेम है पार्थेनियम। पार्थेनियम का नाम कैरेट ग्रास भी है, और ये भी क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, अब देखो pollen grain क्या होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। pollen grain न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं। It has been a fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplement in western countries। देखो ये क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लोग कैसे ले लेते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो वो फूड सप्लीमेंट या फिर क्या एज अ टैबलेट ले लेते हैं इनको, pollen grains को। ठीक है, टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। अब देखो pollen grains की टैबलेट और सिरप्स दोनों अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, अब देखो pollen consumption has been claimed to increase परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और pollen का कंजप्शन करने से एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की क्या हो रही थी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी रेस हॉर्सेस की और एथलीट की pollen grain कंजप्शन से। और इसके लिए मार्केट में सिरप्स अवेलेबल हैं और क्या बोलते हैं, टैबलेट्स भी अवेलेबल है। ठीक, अब आ जाते हैं, when once they said pollen grain have to land on the stigma before they lose their viability। अगर देखो जब एक बार pollen grain क्या कहते हैं शेड हो जाते हैं तो उनको स्टिग्मा तक पहुंचना हो जाता है, इससे पहले कि वो विएबिलिटी अपनी लूज करे। ठीक है, और किस चीज़ के लिए, टू ब्रिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब वहाँ पे उनको स्टिग्मा तक पहुँचना पड़ता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब देखो पीरियड ऑफ pollen grain remain variable इज हाईली वेरिएबल। अब देखो pollen grain कितने कब तक रहेंगे, ये बहुत वेरिएबल रहता है कि कब तक वो रहेंगे। ये क्या करता है, इन पर डिपेंड करता है कि वो किस पे डिपेंड करता है कि विएबिलिटी की, ये कब तक विएबल रहेंगे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। दो चीज़ों पे pollen grain की विएबिलिटी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ह्यूमिडिटी और दूसरा हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, pollen grains एज अ फूड सप्लीमेंट भी ले जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और ये एज अ टैबलेट एंड सिरप अवेलेबल है मार्केट में। और इनका कंजप्शन क्या करता है, क्लेम करता है, इंक्रीज करता है रेस हॉर्सेज और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और pollen grain को पहले स्टिग्मा तक, मतलब जब वो सेट कर जाते हैं तो उनको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि pollen grain कितनी देर तक वेएबल होंगे, ये उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो कुछ सीरियल्स हैं, जैसे सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट। राइस एंड वीट क्या करते हैं, राइस और वीट के जो pollen grain होते हैं उनकी वेएबिलिटी 30 मिनट्स में लूज हो जाती है, तो वो अपनी वेएबिलिटी 30 मिनट्स में लूज कर देते हैं, कौन, राइस और वीट। ठीक है, कुछ सीरियल्स राइस और वीट जैसे कि ये क्या करते हैं, अपनी वेएबिलिटी, pollen grain अपनी वेएबिलिटी कब लूज कर देते हैं, विदिन 30 मिनट्स। ओके, अब पढ़ेंगे सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। इनमें क्या होता है, इनकी वेएबिलिटी महीनों तक मेंटेन रहती है। तो देखो ये क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स हैं, एक तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ये तीन मेंबर्स ऐसे हैं जिनके pollen grains की वेएबिलिटी मंथ तक रहती है। ठीक है, अब देखो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर pollen grains ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, क्या कहते हैं, pollen grain को स्टोर कर पाना ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में इनको स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सालों तक भी, ठीक है। और देखो सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज अ पॉलन बैंक्स एंड सीड बैंक। और ऐसे जो स्टोर्ड पॉलन ग्रेन जिनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख देते हैं, तो ऐसे पॉलन जो होते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, या तो पॉलन बैंक्स में या फिर सीड बैंक में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनका यूज़ करते हैं।